वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर है जो कि मई के महीने में निकली हैं और उनका लास्ट डेट जून के एंड तक जाता है, तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिलेगा आपको उन फॉर्म्स को भरने का। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं जॉब्स के ऊपर। बट सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फ्री ई बुक्स के बारे में बता देता हूँ। 3-4 ई बुक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और फ्री है। यूपीएसआई का अगर आपने फॉर्म भरा है या फिर आपने एसएससी सीएचएसएल जिसके एग्जामिनेशन कैंसिल हुए थे वो भरा है, या एसएससी सीजीएल भी भरा है जिसके एग्जामिनेशन नहीं हो पाए, कैंसिल हो गए, वो भी होंगे, तो आपके लिए फ्री ई बुक्स है ऑली बोर्ड की तरफ से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इसमें यहाँ पे आपका यूपीएसआई के लिए स्पेशली हिंदी की किताब है, मूल विधि की किताब है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है। एसएससी और रेलवे एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स की बुक है, तो बहुत कुछ है वहाँ पे। वैसे वहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं जो आपके लिए मुफ्त में अवेलेबल हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट करना उस लिंक को। बहुत सारी वहाँ पे फ्री बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नौकरी को देखना शुरू करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ऐसी नौकरियाँ भी बताने वाला हूँ जिसके अंदर 10th, 12th, ग्रेजुएशन हर टाइप के फॉर्म्स निकले हुए हैं। और थंबनेल में चूँकि आपने देखा है कि यहाँ पे एक ऐसे फॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसके अंदर सैलरी भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी है और उसके अंदर कोई एग्जामिनेशन नहीं है, मतलब कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है, क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको उसी के बारे में बताता हूँ। तो जो हमारी सबसे पहली जॉब है वो है इंडियन आर्मी में JAG लेवल की एंट्री। ये 27वीं एंट्री है और ये बेसिकली एंट्री होती है आपका डायरेक्ट ऑफिसर लेवल पे, क्लास 1 ऑफिसर लेवल पे इसमें डायरेक्ट आपकी एंट्री होगी और आप इसके अंदर लगभग 75 से 80 हज़ार रुपये के आसपास सैलरी उठा सकोगे। तो इसका फॉर्म आउट हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जितने फॉर्म्स मैं बताऊंगा सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 6 जून इस फॉर्म का आखिरी डेट है अप्लाई करने के लिए और इस फॉर्म की अप्लीकेशन फीस है 0 रुपीज़, यानी 1 भी रुपये आपको नहीं देना इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। डेट भी देखा, एप्लीकेशन फॉर्म भी देखा। अब हम आते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहीं पे मैं आपको इस टाइप के रिक्रूटमेंट की एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम एज की बात कर लेते हैं। एज की बात करूँ तो 21 साल से लेकर के 27 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, जो कि है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहीं पे मैं आपको पोस्ट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए पोस्ट है, जिसमें आपका टोटल 8 पोस्ट है, जिसमें से 6 मेल के लिए है, 2 फीमेल के लिए है। पोस्ट बहुत कम है समझता हूँ, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना कि कोई यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू देना है, तो उसके हिसाब से ठीक ही ठाक पोस्ट है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर एग्जामिनेशन नहीं होने वाला तो सिलेक्शन लेंगे कैसे ये? तो सिलेक्शन आपका सिंपली एसएसबी के थ्रू होगा, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये एक इंटरव्यू पैनल होता है, 5 दिन का इंटरव्यू होता है। इसके अंदर आप अगर सिलेक्ट हो जाओगे, आपको सिलेक्ट करेंगे तो आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू में आप जाओगे, अगर आप पहले दिन सिलेक्ट हो जाते हो यानी स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर जाते हो, तो आप 5 दिन रहते हो, 5 दिन का एक्सपीरियंस लोगे और लास्ट में आपको पता चलेगा आप सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए। सिलेक्ट होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपका हो गया टोटल ये 5 दिन का प्रोसेस, जिसके थ्रू आपकी नौकरी लगेगी। तो ये हो गई हमारी पोस्ट और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दोनों के लिए ही सेम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो, अगर आपने LLB किया है या तो आपने BLLB किया है, मींस आपने पहले ग्रेजुएशन किया उसके बाद आपने लॉ किया 3 साल का, या फिर आपने 5 साल का आफ्टर 12th लॉ किया, दोनों ही एलिजिबल हैं। और अगर आपके लॉ में 55% मार्क्स से ऊपर थे तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। ये हो गया हमारा एजुकेशन का। इसके बाद हमारा आता है रजिस्ट्रेशन का। तो आप एक एडवोकेट होने चाहिए, ये मतलब बार काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मोस्टली सारे लॉयर्स होते हैं। तो बार काउंसिल में अगर आप रजिस्टर्ड हो, आप एक एडवोकेट हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, एडवोकेट वाला हो गया, बस यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक स्पेशल रिक्रूटमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए ही होती है। ये ऑलमोस्ट हर साल आती है,
बहुत समय से देख रहा हूँ, हर साल आती है। तो जो भी लॉ ग्रेजुएट है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सैलरी इसके अंदर 75 से 80 हज़ार रुपये के आसपास है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छी जॉब है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये नौकरी फिलहाल शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मतलब सबसे पहले वो आपको ट्रेनिंग देंगे, 1-1.5 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में, जहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी 56,100 रुपये, 56,100। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो आपको भेज देंगे नौकरी के लिए। आप नौकरी करोगे, आप ज्वाइनिंग करोगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 साल तक आपकी नौकरी चलेगी। लेकिन इसके नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि अगर 15 साल के बाद आप फिजिकली फिट हुए, मेडिकली फिट हुए, उसके बाद उनके पास उन पोस्ट की रिक्वायरमेंट भी हुई, मतलब हर सारे सर्कमस्टांसेस करेक्ट हुए, तो आपकी नौकरी परमानेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे चांसेस हैं, बट यहाँ पे 15 साल की आपकी नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी और आपको पेंशन नहीं मिलेगा अगर आपको 15 साल से पहले रिटायरमेंट हो जाएगा। तो 14 साल के आसपास में आपको रिटायर करेंगे क्योंकि 15 साल होते ही आपको पेंशन मिलने लगेगा। तो ये हो गई इस फॉर्म की सारी डिटेल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो ज़रूर अप्लाई करना। अब हम इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर, जो कि है हमारा DSSB। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा 7,000 से ज़्यादा पोस्ट निकली हुई है। बहुत ही डिफरेंट टाइप के वैकेंसीज निकली है। आपकी टीचर्स की वैकेंसी निकली है, टीचर्स में भी 2 टाइप की वैकेंसी निकली है, पटवारी की निकली है, हेड क्लर्क की निकली है, नॉर्मल क्लर्क की निकली है, असिस्टेंट की निकली है, हर टाइप की इसके अंदर पोस्ट है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है फिलहाल के वीडियो का, इसको हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है वो दिल्ली सरकार की जितनी भी नौकरियां होती हैं उसको रिक्रूटमेंट करता है। तो ये फॉर्म निकला है, मल्टीपल पोस्ट है, आपको पता चली गया होगा, सारी दिल्ली सरकार के अंदर ही नौकरियां हैं, लेकिन इसको अप्लाई आप पूरे देश में कहीं से भी कर सकते हो। इस कंट्री में कहीं के भी रहने वाले हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बस ध्यान रहे OBC का आप अवेल नहीं कर सकते, मतलब आप अगर मध्य प्रदेश के हो वहाँ पे अगर आप OBC हो और यहाँ पर OBC नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। OBC में जनरल में कर सकते हो, लेकिन SC और ST कैंडिडेट्स, अगर आप कहीं में भी SC और ST हो तो आप दिल्ली में आकर के भी SC ST माने जाओगे और यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए इस फॉर्म के डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेट्स। तो 24 जून इस फॉर्म का आखिरी डेट है। इसके अलावा आपका कोई भी एग्जामिनेशन वगैरह के डेट इसके बारे में नहीं दिए गए हैं। और ध्यान रहे 25 मई से इसके फॉर्म खुलने वाले हैं। अभी टाइम है खुलने के लिए, 25 मई से खुलते ही आप इसके फॉर्म को जरूर अप्लाई करना। तो ये देख ली हमने डेट्स। अब हम आते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। तो 100 रुपये इसके अंदर एप्लीकेशन फीस है और SC ST वगैरह के लिए तो ये फ्री है। इसके बाद हम आते हैं टोटल पोस्ट के ऊपर, देखते हैं किस किस टाइप की यहाँ पे नौकरियाँ हैं। तो टोटल आपकी 7 डिफरेंट टाइप की नौकरियाँ, जिसके अंदर 7,236 टोटल पोस्ट है। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं किस किस टाइप की नौकरियों में कितने पोस्ट हैं। सबसे पहले आपकी TGT जो टीचर्स की पोस्ट है वो है 6,258। उसके बाद आपके असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के हैं 554। उसके बाद असिस्टेंट टीचर नर्सरी के हैं 74। उसके बाद आपका जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट यानी LDC ये आपका है 278, ये SSC CHSL लेवल का पोस्ट है। उसके बाद आपका है काउंसलर 50 पोस्ट। उसके बाद हेड क्लर्क 12 पोस्ट। उसके बाद आपकी पटवारी 10 पोस्ट। तो इसके अंदर टोटल 7 डिफरेंट टाइप के पोस्ट हैं। सबकी एलिजिबिलिटी अलग है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है, एज की क्राइटेरिया अलग है। तो ध्यान से यहाँ पे चीज़ें सुनिएगा और मैं जल्दी बताऊंगा यहाँ पे चीज़ें, क्यों? क्योंकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी अच्छा खासा टाइम ले लेगा। अगर फिर भी आपको डाउट आएगा, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं एक डिटेल वीडियो इस नोटिफिकेशन के ऊपर निकालूंगा, एल्स मुझे लगता है यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब हम DSSB के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एज के क्राइटेरिया। तो जितनी भी TGT आपकी पोस्ट है उसके अंदर 32 साल तक के लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी 32 ईयर्स तक के। इसके बाद आपके जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी LDC का जो है वो 18 से 27 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पटवारी आपका 21 से 27 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बचे हुए जितनी भी पोस्ट हैं उसमें 30 ईयर्स तक यानी 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपके प्राइमरी टीचर्स का भी 30 साल तक का एज का क्राइटेरिया है। तो अब हमने देखा एज का क्राइटेरिया। अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। देखिए इसके अंदर 7 डिफरेंट टाइप के पोस्ट हैं और जो सबसे पहला पोस्ट है ना TGT, उसके अंदर भी अपने 7-8 अलग कैटेगरीज है। इसके अंदर मेल के लिए अलग से चीज़ें दी गई हैं, फीमेल के लिए अलग से चीज़ें दी गई हैं, मतलब अलग अलग पोस्ट के हिसाब से बांटा गया है। मतलब रिजर्व्ड है, फीमेल के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं, मेल के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व्ड है वहाँ पे। तो यहाँ पर जो हमको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चीज़ें एक एक करके अगर मैं सारा बताऊँगा 1 घंटा लगने वाला है। तो मैं आपको मेन पॉइंट बताने वाला हूँ कि क्या आपको देखना है। तो सबसे पहले TGT की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल
एग्जाम्पल उठा के आपको बताऊंगा, टीजीटी हिंदी वाले का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसी तरीके से आपको सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पढ़ने हैं। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर ना पॉइंट्स दिए हुए हैं, नंबर 1 पॉइंट, और नंबर 1 पॉइंट मोस्टली का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा है और उसके बाद और लिखा है, फिर कुछ क्वालिफिकेशन लिखा है और के बाद फिर कुछ क्वालिफिकेशन लिखा है, उसके बाद 2, 3, 4 पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी पॉइंट्स हैं 1, उसके नीचे अंदर जो लिखा है उसके बारे में आपको बताऊंगा अभी, 2, 3, 4 जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स आप एलिजिबल होने चाहिए, सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ पहले पॉइंट में होकर के आप अप्लाई नहीं कर सकते, सारे पोस्ट की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, जितने भी टीजीटी की पोस्ट है, जितनी भी टीचर्स की पोस्ट है यहाँ पे, उस सबके अंदर सीईटी का स्कोर अप्लीकेबल है। अगर आपने सीईटी क्रैक किया है, पास किया है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो एज अ टीचर, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जितने भी जगह पे हिंदी लैंग्वेज की जानकारी लिखा गया है ना, हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज होना, हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज होने का मतलब है आप 8वीं तक हिंदी पढ़ाई किए हो। अगर आप 8वीं तक हिंदी पढ़ाई किए हो तो कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं होने वाला है, इसका मतलब आप हिंदी में नॉलेज आपका है। समझ में आया आपको? जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ये कॉमन पॉइंट्स थे जो बार बार हर जगह आ रहे थे। अब हम आते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, हिंदी वाले का हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। हिंदी के अंदर जितने भी लोग बीए किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के अंदर, हिंदी है ना, तो इसीलिए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे हैं, उर्दू है आपका, हिंदी भी है, उन सारे अंदर इंग्लिश भी है, किसी में भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है विथ 45% मार्क्स से ऊपर तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपने बीए किया है, कोई भी बीए किया हो, लेकिन जितने भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज थे ना, जैसे उर्दू हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, वो थ्रू आउट आपका एक कंपलसरी, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगेन एग्रीगेट में 45% से ऊपर होनी चाहिए, किसी एक सब्जेक्ट की बात यहाँ नहीं हो रही है। समझ में आया आपको? तो ये है आपका प्रोसेस। इसके अलावा एक और पॉइंट, अगर आपने बीएड या बीएलएड नहीं किया हुआ है तो आप किसी भी टीचर्स के पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारे के सारे पोस्ट के अंदर कॉमन चीज़ें हैं और सारे के सारे पोस्ट में इसी तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है। इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, जैसे कि आपके अकाउंट्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स के हो, जो पूरे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे स्कूल में, अगर उसमें से जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट थ्रू आउट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करते हो तो ग्रेजुएशन में थ्रू आउट आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, भले आपने बीएससी नहीं किया है मैथमेटिक्स के अंदर, फिर भी अगर मैथमेटिक्स थ्रू आउट था तो आप अप्लाई कर सकते हो पोस्ट के लिए। तो ये था आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन टीचर्स का, जो आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये हमने देखी टीचर्स की एलिजिबिलिटी। अब हम देखते हैं अलग टाइप के पोस्ट का जो नॉर्मल आदमी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पटवारी। पटवारी की एलिजिबिलिटी और हेड क्लर्क की एलिजिबिलिटी सेम है, कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी टाइप का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया है अप्लाई कर सकते हो, बीटेक किया है, एमबीबीएस किया है, सीए किया है, आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म के लिए। ठीक है, कौन से पोस्ट? पटवारी की पोस्ट और हेड क्लर्क की पोस्ट। हेड क्लर्क की पोस्ट को हल्के मत लेना, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है। जितनी भी टीजीटी टीचर्स की पोस्ट है वो भी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट थी। इसके अलावा जो आपके प्राइमरी टीचर की पोस्ट थी वो सब इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट थी। हेड क्लर्क आपके इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है, पटवारी जो है आपके वो सिपाही लेवल की पोस्ट है। इसके अलावा जो एक सेक्रेटरी की पोस्ट थी, जो आपके एलडीसी की पोस्ट थी, लोअर डिवीजन क्लर्क की, उसके अंदर कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है। बस वहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट की तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये हमने देख लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम आते हैं इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट में सब कुछ बताऊंगा। इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि सारे का सारे पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर नौकरियां प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन दोनों के थ्रू होगी। कितनी नौकरियां? सिर्फ एक नौकरी, जो कि है आपकी हेड क्लर्क की। बाकी जितने भी एग्जामिनेशन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपका प्रीलिम्स होगा। तो चलिए प्रीलिम्स का पैटर्न देखते हैं जो सबके अंदर कॉमन है। तो सबसे पहला आपका पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसके बाद आपका क्वांट, उसके बाद आपका हिंदी, उसके बाद आपका इंग्लिश। ये सब में आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे, 20-20 मार्क्स। ठीक है, ये आपके टोटल होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद आपका एक पेपर और होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा,
100 क्वेश्चन इसके अंदर भी होंगे, 100 मार्क्स का ये होगा, टोटल एक होगा, ये आपके एक सब्जेक्ट का होगा। जैसे आपने मैथमेटिक्स से चुना तो मैथमेटिक्स का आपका पेपर होगा, आप हिंदी से चुना तो आपका हिंदी का, आपके सब्जेक्ट का, आपके टेक्निकल स्किल का पेपर होगा, ये एक पेपर। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटे। जो इसको पास कर जाएगा, चूंकि सीटेट पास करके यहाँ पे लोग आए हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, टीचर्स की पोस्ट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस एग्जामिनेशन को देंगे, इसके बाद उनकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, तो हमने देख लिया टीचर्स की पोस्ट का। अब हम आते हैं बाकी पोस्ट में। बाकी पोस्ट में क्या है, हमारा हेड क्लर्क है, हमारा एलडीसी है, हमारा पटवारी है। इसके अलावा और भी टीचर्स को छोड़ के और जितने भी पोस्ट है ना, इन तीनों को इंक्लूडेड, उसके अंदर क्या सीन है कि सेम पेपर होगा। जो आपको मैंने प्रीलिम्स में एक्सप्लेन किया, सेम पेपर होगा। लास्ट में 100 क्वेश्चन वाला हटा दीजिए, जो आपके 100 टेक्निकल वाला था। जो ऊपर मैंने आपको 5 सब्जेक्ट बताए 20-20 क्वेश्चन वाले, सेम यहाँ पर भी होने वाला है। बस होगा क्या ना, एक क्वेश्चन का मार्क्स 2 होने वाला है, तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स होगा। तो इसके अंदर आपका होगा 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटे। समझ में आपको, बस पर क्वेश्चन मार्क्स आपका बढ़ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जो आपका हेड क्लर्क है, उसका एक मेंस का पेपर भी होगा। जैसा प्रीलिम्स में हुआ था ना, वो 100 वाला हटा करके उसी टाइप का एक मेंस का पेपर होगा 200 मार्क्स का। उसके बाद 75 मार्क्स का आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसके अंदर आपको ऐसे होगा, लेटर राइटिंग होगा, वही आपका 75 मार्क्स का होगा। और सिर्फ हेड क्लर्क के अंदर ही आपका ये मेंस का पेपर है और बाकी किसी में नहीं है। तो ये था हमारा टोटल प्रोसेस DSSB का एग्जामिनेशन पैटर्न का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें, और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे इसको डिटेल में जानने के लिए, मतलब इसके सिलेबस हो, एग्जामिनेशन पैटर्न, हर चीज़ डिटेल में जानने के लिए, तो कमेंट करें, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो हो गया DSSB। अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे, जो कि है बैंक नोट प्रेस यानी BNP के अंदर आपकी बहुत सेवरल टाइप ऑफ पोस्ट की रिक्रूटमेंट। अगर फॉर्म को डेट की बात करूं तो 11 जून इसका आखिरी डेट है। इसका एग्जामिनेशन डेट जुलाई और अगस्त में बताया गया, तो ऑब्वियसली जुलाई एंड और अगस्त के आसपास होगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। सब कुछ अब आगे होगा, अक्टूबर नवंबर तक बढ़ जाएगा डेट्स। तो ये इसका डेट का हिसाब है। अब इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 600 रुपये है, और बाकी सबके लिए यानी SC ST के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 200 रुपये है। तो ये हो गई आपकी इसकी एप्लीकेशन फीस। इसके बाद बात करें पोस्ट की, तो टोटल 135 पोस्ट है, जो 8 डिफरेंट टाइप के पोस्ट में डिवाइडेड है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो, जो कि आपका ये प्रेस है, ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम सेंटर्स ऑलमोस्ट हर जगह पे हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप चेक कर सकते हो कि कहां कहां एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स पूरे कंट्री में फैले हुए हैं। इसके अलावा आप इस देश में कहीं के भी नागरिक हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि क्या ये सिर्फ मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए, तो ऐसा नहीं है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए है। इसके अंदर एग्जाम सेंटर भी आपके पूरे देश में फैला हुआ है। तो इसके बाद हम पोस्ट देख लेते हैं कि टोटल कितनी कितनी पोस्ट है। 8 जो डिफरेंट टाइप के डिवाइडेड है उसके अंदर। उसके साथ ही मैं आपको एज के क्राइटेरिया बता दूंगा हर पोस्ट के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले पोस्ट को देखते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट है वेलफेयर ऑफिसर। एक पोस्ट है, 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। सुपरवाइजर इन इंक फैक्ट्री एक पोस्ट है, ये भी 30 साल तक के लिए है। सुपरवाइजर IT है, ये भी 30 साल के लिए है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, ये 28 साल के लिए है। जूनियर टेक्नीशियन है इंक फैक्ट्री का, ये सिर्फ 25 साल वालों के लिए है, मतलब 25 से कम वालों के लिए है। उसके बाद आपका है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग, ये भी अप टू 25 के लिए है। इसके बाद आपका सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री एक पोस्ट, 30 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। सुपरवाइजर IT एक पोस्ट, 30 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 15 पोस्ट, 28 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन की इंक फैक्ट्री के अंदर, 60 पोस्ट है, जिसको 25 साल तक के लोग भर सकते हैं। उसके बाद आपका जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग 23 पोस्ट है, 25 साल तक के लोग भर सकते हैं। उसके बाद सेक्रेटरियल असिस्टेंट है एक पोस्ट, 28 तक के लोग भर सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है उसके बाद, उसके अंदर 3 पोस्ट है, इसको भी 28 तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले वेलफेयर ऑफिसर की बात करूं तो इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, अगर उसके पास सोशल साइंस के अंदर कोई डिप्लोमा है तो। अगर डिप्लोमा नहीं है, आपने सोशल साइंस में ही ग्रेजुएशन किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब सोशल साइंस का कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री ज़रूरी है, और ग्रेजुएशन
तो आपका है ही। तो ग्रेजुएशन प्लस सोशल साइंस में डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन जो आपने किया है वही सोशल साइंस में किया हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर मैं चीज़ें बताऊं, इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है और मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं लिखा हुआ है। मतलब जो इसके अंदर आपकी चीज़ें लिखी हुई है, मतलब अगर इसके अंदर बीएससी लिखा हुआ है तो आपको बीएससी ही चाहिए, ऊपर नीचे नहीं चलेगा। अगर इसके अंदर बीटेक लिखा हुआ है तो बीटेक ही चाहिए, भले आपने एमटेक किया हो उसके अंदर, वो हमको नहीं जानना इसको। जो लिखा हुआ है ना वो डिग्री होनी चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाले हिसाब है। तो इसके अंदर जितने भी आपके टेक्निकल पोस्ट है ना, मतलब पेंट वाले पोस्ट हैं, तो आपकी डिग्री पेंट में होनी चाहिए। इस हिसाब से इसके अंदर चीज़ें डिवाइडेड हैं। इसमें बात करूं तो सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री की जो पोस्ट है उसके अंदर बीएससी बीटेक या बीई आपका होगा। पेंट टेक्नोलॉजी के अंदर और भी एक दो चीज़ें हैं उसके अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ये नहीं होगा तो अगर आपने बीएससी किया है केमिस्ट्री में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर जितने भी आईटी वाले पोस्ट हैं उसके अंदर आईटी की डिग्री चाहिए, बीटेक की या फिर बीएससी की। और जितने भी आपके इंक फैक्ट्री वाली पोस्ट है उन सब के अंदर पेंट टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर जो सेम है जो ऊपर वाले के अंदर था पोस्ट के अंदर, वही सारी चीज़ें चाहिए। अब इसके अंदर जो डिफरेंट है हम उसकी बात कर लेते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसके 55% मार्क्स से ज़्यादा आए थे ग्रेजुएशन में। लेकिन इसके अंदर टाइपिंग स्पीड का डिमांड है, 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए इंग्लिश के लिए, और हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट के टाइपिंग स्पीड का यहाँ डिमांड है। इसके बाद आपका 2 पोस्ट और है, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट। दोनों के लिए ही कोई भी ग्रेजुएट विथ 55% मार्क्स अप्लाई कर सकता है, लेकिन सेक्रेटेरियल के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए और जूनियर के लिए 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए। तो ये आपका हो गया टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन आपका होगा, उसी के थ्रू नौकरी लगेगी। इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस चारों के 40-40 क्वेश्चन होंगे, 40-40 मार्क्स के। तो 160 क्वेश्चन, 160 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 120 मिनट। ये आपका पैटर्न सब में कॉमन है। बस जिनके पास डिग्री स्पेशल चाहिए ना, आईटी पेंट जैसे मांग रहा था, आईटी वाला मांग रहा था, पेंट वाला मांग रहा था, उसके अंदर आपका 40 मार्क्स का एक पेपर और जुड़ जाएगा बस। तो उनको देना होगा 200 क्वेश्चन, 240 मार्क्स। जो 40 क्वेश्चन ऐड हुए ना वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और टाइम उतना ही मिलेगा 120 मिनट। और नीचे जो है उसके अंदर तो आपका वही पैटर्न है। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने 3-4 जॉब्स के बारे में देखा, और भी जो जॉब्स होंगे जो यहाँ पर नहीं बता पाया उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा एसएससी सीजीएल एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, सीएचएसएल पोस्टपोन हो चुका है, आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म पोस्टपोन हो चुका है। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।